नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह पुनः एक नए वीडियो के सामने आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। हमने पिछले लेक्चर में भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बात की। हमने ये जानने का प्रयास किया कि विद्वानों ने किस प्रकार संस्कृति को परिभाषित किया है और किस तरीके से ये संस्कृति लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही होती है और संस्कृति से सभ्यता का कैसे विकास होता है, कैसे कोई संस्कृति सभ्यता को उसके विकसित स्वरूप को दर्शाती है। इसके संदर्भ में हम लोगों ने अपने पूर्व के लेक्चर में बात की है। आज हम लोग बात करेंगे कि प्राकृतिक दशा का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से भौगोलिक परिवेश किसी देश की संस्कृति को प्रभावित करती है। तो क्योंकि हमें इस प्रश्न पत्र में भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बात करनी है और इस भारतीय संस्कृति के फाउंडेशन को देखना है कि इसकी फाउंडेशन आधारशिला कैसे तैयार हुई। तो जब हम किसी संस्कृति की आधारशिला के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उस संस्कृति के निज निवास, जहाँ पे वो संस्कृति उत्पन्न हुई है, उस क्षेत्र के बारे में बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमें सबसे पहले भारतीय संस्कृति के बारे में अगर जानना है तो ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी थी और उन परिस्थितियों ने किस प्रकार भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक बहुविविधता वाला, विविध जैविक पारिस्थितिकी तंत्र वाला देश है। ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत एक बहुत प्रमुख देश है, भारतीय उपमहाद्वीप को निर्मित करता है ये। और ये एक ऐसा देश है जिसकी जैव विविधता के कारण यहाँ पर बहुत सारी बहु जैव विविधताई संस्कृतियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी संस्कृति भारतीय संस्कृति में आत्मसात हो जाती हैं। और यही भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता भी दिखाई पड़ती है कि इतने सारे जैव विविधता वाले क्षेत्र होने के बावजूद ये एक संपूर्ण भारतीय संस्कृति का निर्माण करती है। तो ये जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, ये कहीं ना कहीं हम उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करती है, जैसे कि उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनका पहनावा, उनकी धार्मिक मत मतांतर, उनके विश्वास, उनकी परंपराएं, ये सभी इन जैव विविधताओं के कारण प्रभावित होते हैं। और यही मान्यताएं, यही परंपराएं एक संस्कृति को जन्म देती हैं। यदि हम इतिहास को देखें तो इतिहास एक ऐसा विषय है जो संस्कृति और सभ्यताओं का बड़ा ही रोचक ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। और इन संस्कृति एवं सभ्यताओं के निर्माण में भौगोलिक परिवेश का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और चूंकि भारत एक विशाल भूखंड का क्षेत्र है, एक विशाल भूखंड भारत में दिखाई पड़ता है, इस विशाल भूखंड में विविध जैव पारिस्थितिकी तंत्र है। उन जैव पारिस्थितिकी तंत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली अलग अलग तौर पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में होने के कारण वो जो परिस्थितियाँ होती है, वो परिस्थितियाँ मनुष्य को प्रारंभिक दौर में बाध्य करती हैं कि वह उन परिस्थितियों के अनुकूल जीवन व्यतीत करें। और कहीं ना कहीं अगर हम संस्कृति और सभ्यताओं को समझें तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य जब प्रारंभिक दौर में प्रकृति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था तो प्रकृति के द्वारा बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियां उसको दी गई थी, जिनके कारण वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे मानव बुद्धि, मानव विवेक और मानव की जिज्ञासा ने प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ कर दिया और बहुत सारी कृत्रिम वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। ये सारी वस्तुएं कहीं ना कहीं मानव संस्कृति के प्रतीक चिन्हों के तौर पे हमें प्राप्त होती हैं और धीरे धीरे यह कृत्रिमता की तरफ आगे लेकर के जाती हैं। इसीलिए भौगोलिक परिवेश बहुत महत्वपूर्ण तो होता है प्रारंभिक दौर में। संस्कृति की नींव के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां एक समय के पश्चात उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती।
जब संस्कृति की नींव रख जाती है उस क्षेत्र में, और मानव का बुद्धि विवेक, मानव की कार्य क्षमता, मानव की उत्सुकता और मानव का प्रकृति के प्रति प्रतिरोध आगे चल के उस संस्कृति में विभिन्न परिवर्तन कर देता है। उदाहरण के तौर पर, जब जीवन की प्रारंभ होता है तो जीवन के प्रारंभ में मनुष्य की जो सबसे प्रमुख या बेसिक नीड है वह है भोजन और सुरक्षा। तो भोजन और सुरक्षा के लिए वह हमेशा से ऐसे क्षेत्र को चुनता है जिस क्षेत्र में उसको वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, जिससे वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाए। उसको वो सारी भोजन की वस्तुएं उपलब्ध हों जिसके माध्यम से वो अपने आप को सरवाइव कर सके, वो सुरक्षा की व्यवस्था हो जिसके कारण वो अपने आप को सुरक्षित बनाए रख सके। आज हम और आप अपने घरों में सुरक्षित तौर पर महसूस करते हैं रोड की अपेक्षा, सड़कों में घूमने की अपेक्षा। क्यों महसूस करते हैं? इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वो घर हमने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, अपने आप को बचाए रखने की दृष्टि से, अपने शरीर को आराम देने की दृष्टि से बनाया है। तो यही कारण है कि मनुष्य जब किसी क्षेत्र को अपने निवास स्थान के रूप में चुनता है तो वो सारी बेसिक नीड वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो अपने जीवन को सरल एवं सुलभ बना सके। और ऐसा ही भारतीय संस्कृति के प्रारंभ में भी हुआ। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर सारी अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध थी, जिसको मानव ने अपने निवास स्थलों के रूप में चुना, और धीरे धीरे यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों लोगों का प्रवेश होता रहा। बहुत सारे लोग धीरे धीरे भारत में आए और धीरे धीरे उन प्रजातियों के भारत में रहने के साथ साथ उनके रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनकी धार्मिक मान्यताएं, उनके मतांतर, उनके परंपराएं धीरे धीरे चल करके एक संस्कृति को जन्म देने लगती हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भौगोलिक दशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन उसके अतिरिक्त जब एक बार संस्कृति का प्रस्फुटन हो जाता है, संस्कृति का अस्तित्व आ जाता है, तब मानव विवेक, बुद्धि, मानव मस्तिष्क, कार्य करने की क्षमता और मानव उत्सुकता धीरे धीरे संस्कृति को आगे बढ़ाती है और प्रकृति का विरोध करती है, कृत्रिम अवस्था की तरफ संस्कृति को लेकर के जाती है, और धीरे धीरे संस्कृति में बदलाव दिखाई पड़ने लगता है। जैसे कि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ जल से ही हमारा जीवन नहीं चल पाता। हमें जीवन को बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने के लिए भोजन और साथ ही साथ वो सारी सुख सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम एक बेहतर जीवन जी सकें। तो इस तरीके से प्राकृतिक दशा संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक बार जब संस्कृति का डेवलपमेंट हो जाता है तो मानव का जो कार्य क्षमता है, मानव की जिज्ञासा है, वो संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार भारत में ऐसी कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां थी, या भारत में ऐसी कौन सी प्राकृतिक दशाएं थी जिनकी वजह से भारत को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में मानव ने चुना, जहां पर उन्होंने अपना निवास स्थान स्थापित किया। और धीरे धीरे बहुत प्राचीन काल से लेकर के, अगर हम आदि मानव काल को देखें, पाषाण काल को देखें, तो उस काल से लेकर के आज तक भारतीय संस्कृति अपने विभिन्न चरणों में विभिन्न अलग अलग मान्यताओं एवं विभिन्न धार्मिक विश्वासों से टकराते हुए आज भी जीवित है, और अपनी उसी पुरातन व्यवस्था और प्राचीनता के लिए विश्व प्रसिद्ध भी है। तो अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में बात की कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एक विशाल भूखंड का देश है। भारत में विभिन्न जैव विविधताएं हैं। भारत में विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति तंत्र हैं, जिनकी वजह से भारत एक बहुआयामी क्षेत्र होने के बावजूद एक बहुरंगी संस्कृति का प्रदर्शन करता है। और ये संस्कृति कहीं ना कहीं ये संस्कृतियाँ कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को अनेकता के एकता को रूप को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तो हमें बात करनी है भारत के प्राकृतिक स्थलों के बारे में, प्राकृतिक दशाओं के बारे में। तो भारत एक बहु विविधताओं वाला क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा का क्षेत्र भी है, और एक और चीज़ है जो कि बहुत फेवरेबल है भारत के संदर्भ में, वो ये कि भारत में वर्षा की प्रतिशतता समानता अधिक दिखाई पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे उपज वाले क्षेत्र अधिक है। और इसी का कारण है कि भारत को एक कृषि प्रधान देश के तौर पर देखा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश विश्व की विभिन्न देशों की तुलना में दिखाई पड़ता है, और यही वजह है कि भारत एक समय आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, और विदेशी जो प्रजातियां हैं उनके आकर्षण का भी केंद्र रहा है। अगर हम इतिहास को देखें तो भारत में समय समय पर विभिन्न प्रजातीय लोग प्रवेश करते आए हैं। विभिन्न राजवंशों ने भारत पर अधिकार करने की मंशा रखी है, और उसका एक बहुत प्रमुख कारण था कि भारत में वो सारी आर्थिक संपन्नता मौजूद थी जिसके कारण कोई भी राजवंश आकर्षित हो सके। समय समय पर विभिन्न प्रजाति के लोग, विभिन्न राजवंशों के लोग भारत में आते आए हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश प्रारंभ से ही रहा है, आज भी है। और भारत में विभिन्न जैव परिस्थिति तंत्र हैं, जिसमें 6 प्रकार के अलग अलग जैव परिस्थिति क्षेत्र भारत में दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में हिमालय का क्षेत्र है, जिसे भारत का मुकुट भी कहा जाता है, जिसे भारत का मुकुट भी कहा जाता है। ये हिमालय क्षेत्र है। हिमालय का क्षेत्र और तराई क्षेत्र ये भारत का सबसे पहला जैव विविधताओं वाला क्षेत्र है। अगर हम भारत के क्लाइमेट को भी देखें तो भारत में डिफरेंट क्लाइमेट जोन आपको दिखाई पड़ेंगे। एक जगह हिमालय और हिमालय के तराई क्षेत्र में जहाँ पे ठंडी अधिक होती है, और ठंडी अधिक होने के कारण उस ठंडी का प्रभाव हमें वहाँ के लोगों के रहन सहन में भी दिखाई पड़ता है। ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों का अगर आप जीवन शैली को देखें, उनकी संस्कृति को देखें, तो वो ज़्यादातर गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें गर्माहट शरीर में आती रहे। कहवा जैसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, मांसाहार का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ऐसे ड्राई फ्रूट्स वो खाते हैं जिससे शरीर में गर्माहट आए। साथ ही साथ यही जो ठंडक है वो उनके रीति रिवाज और उनकी परंपराओं में भी दिखाई पड़ती है। तो एक जो प्रमुख क्षेत्र भारत का है वो है हिमालय और उसका तराई क्षेत्र। उसके बाद दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो ये है, दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो ये है जिसको हम उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। यह उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। यह क्षेत्र एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र के तौर पे माना जाता है। दोआबी क्षेत्र, यहाँ पे गंगा और यमुना दो प्रमुख नदियाँ हैं जो एक दोआबी क्षेत्र का निर्माण भी करती हैं, और यह उपज के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जिसके कारण यहाँ पर वो सारी अनुकूल परिस्थितियाँ रही हैं जिससे कोई भी संस्कृति या सभ्यता वृहद रूप से पनप सकती है। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, जहाँ एक तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ, ठंडक का प्रदेश भारत में दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरे क्षेत्र के रूप में हमें मैदानी इलाका दिखाई पड़ता है जहाँ पे सघन वन भी हमें प्राप्त होते हैं। मैदानी क्षेत्र, घास का मैदान हमें प्राप्त होता है। वहीं तीसरे क्षेत्र के रूप में राजस्थान का मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, और जहाँ हिमालय में और खासकर मैदानी क्षेत्रों में वर्षा की प्रतिशत समान है या उससे अधिक है, वहीं इस थार के मरुस्थल में वर्षा का प्रतिशत बहुत कम है। और उसका कारण ये है कि धीरे धीरे शुष्कता आती चली गई मानसून में इस क्षेत्र के, और ये क्षेत्र शुष्क होता चला गया। कभी ऐसा माना जाता था
कि सिंधु सभ्यता के समय में यह क्षेत्र सघन वनों का क्षेत्र था। यहाँ पे वर्षा की प्रतिशतता अधिक हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता चला गया और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट शिफ्टिंग की वजह से धीरे धीरे यह क्षेत्र शुष्कता की तरफ बढ़ता चला गया और शुष्क होते होते यह पूरा क्षेत्र मरुस्थल में बदल गया, रेगिस्तान में बदल गया और आज इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। लेकिन हाल ही के वर्षों में अगर आप ध्यान दें तो बाड़मेर एक ऐसा ज़िला रहा है राजस्थान का जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती रही है, लेकिन हाल ही के वर्षों में वहाँ पर वर्षा की प्रतिशतता में वृद्धि हो रही है। बाड़मेर जैसे इलाकों में भी बाढ़ आने लगी है और यह एक अनुमान भी हो सकता है और मौसम वैज्ञानिकों ने यह अनुमान भी लगाया है कि धीरे धीरे हो सकता है क्लाइमेट फिर से शिफ्ट हो रहा हो और इस क्षेत्र में वर्षा की प्रतिशतता बढ़ जाए और यह क्षेत्र पुनः अपने उस आदिम दौर की तरफ वापस लौट जाए जहाँ पर यहाँ पर घने घने वन हुआ करते थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के दौरान बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो इस क्षेत्र को सघन वनों के रूप में दर्शाते रहे हैं। तो फिर हम वापस आएँ तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र भारत की पारिस्थितिकी तंत्र को बताते हैं। इसके बाद एक क्षेत्र है विंध्य और सतपुड़ा रेंज। विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यह 2 पर्वत श्रृंखलाओं का क्षेत्र भारत की जैव विविधता को और वृहद बनाता है। ये 2 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र का सम्मिलन है। ये दोनों ही पर्वत श्रृंखलाएं विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में एक हैं और दोनों ही पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास हमें विभिन्न कालीन पाषाण संस्कृतियां या उसके बाद की संस्कृतियां प्राप्त होती रही हैं। ये मानव जीवन के प्रारंभिक दौर के साक्ष्यों को प्रदान करने वाला क्षेत्र है। खासकर विंध्य क्षेत्र और सतपुड़ा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। खासकर पाषाण संस्कृतियां प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये वनों और पहाड़ों का क्षेत्र है। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारे वन हैं और इन वन और पहाड़ी के क्षेत्रों को पाषाणकालीन मानवों ने अपने निवास स्थलों के रूप में चुना था। तो यह विंध्य और सतपुड़ा का जो क्षेत्र है ये भारत की प्रारंभिक संस्कृतियों को बताने वाला क्षेत्र रहा है। इसके बाद जो चौथा प्रमुख क्षेत्र है वो है दक्षिण भारत का पठारीय क्षेत्र। ये दक्षिण भारत का पठारीय क्षेत्र है जिसको हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। यहीं पर छोटा नागपुर का पठार भी है। दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये दक्षिण भारत के पठारीय क्षेत्र के रूप में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर पठार हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप पहाड़ियाँ और पठारों के संदर्भ में जानते होंगे, जिनकी औसत जो ऊंचाई है वह 2000 मीटर के आसपास होती है। ऐसे पहाड़ों को हम पठार, और वो एक समतल स्थिति को दर्शाते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम पठारों के तौर पर देखते हैं। तो दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है ये भी एक विभिन्न जैव विविधताओं का प्रदर्शन करता है। और इन जैव विविधता वाले क्षेत्रों में, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हिमालय में जहाँ ठंडक होती है, रेगिस्तान में बारिश कम होती है, बारिश की प्रतिशतता कम है। उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की प्रतिशतता भी अधिक है, वहाँ पर ठंड भी पड़ती है, वहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन भी होता है। इसलिए उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पर दिखाई पड़ता है। वहीं विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भारत में विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को देती हैं। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र से मिलते हैं। वहीं दक्षिण का पठार भी अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत प्रमुख रहा है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन इस क्षेत्र से हमें प्राप्त होते रहे हैं। और क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा गर्म मौसम को दर्शाता है, यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है और उस ह्यूमिड क्लाइमेट का इनकी संस्कृति में भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के जो लोगों का रहन सहन है, पहनावा है,
वह उत्तर भारत या हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भिन्न है। और उसका एक बहुत प्रमुख कारण वहाँ का क्लाइमेट दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ह्यूमिड होता है और इसीलिए वो हल्के भोजन और हल्के वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं, और उनकी रीति रिवाज और परंपराओं में भी उस क्लाइमेट का असर दिखाई पड़ता है। इसके बाद जो छठवां प्रमुख क्षेत्र है वह है पूर्वी घाट और दक्षिणी घाट। अगर हम देखें तो भारत 3 क्षेत्रों से समुद्र मार्ग से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। आप देखें तो एक तरफ इसके पश्चिम में अरेबियन सी है, अरब सागर, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो 3 तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण ये एक बाउंड्री, एक तरीके से सीमा सुरक्षा के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और जब तक नावों का आविष्कार नहीं हुआ, जब तक समुद्रों में मानवों की हलचल नहीं बढ़ी, तब तक ये क्षेत्र बहुत सुरक्षित भी रहा है। अगर आप प्रारंभिक संस्कृति एवं सभ्यताओं का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर बहुत कम लोगों का प्रवेश हो पाया है, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री थी वो 3 तरफ से समुद्री क्षेत्रों से घिरी हुई थी। तो इन समुद्री क्षेत्रों में 2 अलग अलग जैव विविधताओं वाले क्षेत्र हमें दिखाई पड़ते हैं। एक है पूर्वी घाट और दूसरा है पश्चिमी घाट। तो ये 2 घाट हैं जो कि समुद्र के किनारे एक विशाल पर्वत श्रृंखला के तौर पर उपस्थित हैं। तो ये 2 घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट, इसकी जैव विविधताओं में एक बहुआयाम का प्रदर्शन या बहुआयाम जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत एक बहुआयामी, बहुविविधताओं, जैव विविधताओं वाला देश है। हाँ, एक और चीज़ जो कि हम बताना चाहेंगे, भारत में जो ज़्यादातर लोगों का प्रवेश हुआ है वो उत्तर के क्षेत्र से हुआ है। इन क्षेत्रों में दर्रे थे, बोलन, खैबर जैसे दर्रे थे, जिनके माध्यम से विदेशी भारत में प्रवेश करते आए हैं। भारत में पाकिस्तान एक समय तक 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ और 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 देश नहीं हुए, तब तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और इस क्षेत्र से भी विदेशियों का प्रवेश भारत में होता रहा है। तो एक तरीके से एक विशाल हिमालय जो कि भारत के मुकुट के तौर पे दिखाई पड़ता है, इसकी सुरक्षा प्राचीर के तौर पर था और 3 तरफ से समुद्री मार्ग इसकी सुरक्षा प्राचीर को बनाए रख रहे थे। यही कारण है कि बहुत लंबे समय तक भारत में विदेशियों का प्रवेश नहीं हो पाया और बहुत कम लोग ही हिम्मत कर पाते थे भारत में प्रवेश करने का। लेकिन धीरे धीरे भारत में एक दौर आया जब भारत के प्रारंभिक समय में कुछ लोग भारत में प्रवेश करते हैं और भारतीय संस्कृति और उनके आने के बाद भारतीय संस्कृति में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन भी होते हैं, क्योंकि जब 2 संस्कृतियां आपस में टकराव करती हैं तो उस टकराव की स्थिति में हमेशा संस्कृतियों कुछ ना कुछ नयापन आता है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन भारत में जब विभिन्न विदेशी संस्कृतियों के लोग प्रवेश करते रहे हैं उसके पश्चात दिखाई पड़ता है। चाहे वो शक और कुषाणों का आगमन रहा हो, चाहे वो इंडो ग्रीक्स का आगमन रहा हो, चाहे वो बाद में इस्लामिक इन्वेंशन रहा हो, इस्लाम के लोगों का प्रवेश हो, चाहे वो ब्रिटिश उपनिवेशिक काल का दौर रहा हो, हर काल में जब भी भारतीय संस्कृति का और विदेशी लोगों का एक मेल मिलाप हुआ है तो कुछ ना कुछ चीज़ें भारतीय संस्कृति में ग्रहण की गई हैं या कुछ ना कुछ उन लोगों को दी गई हैं भारतीय संस्कृति से। और भारतीय संस्कृति की ये जो ग्रहणशीलता है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है भारतीय संस्कृति की इस बहुआयामी परिरूप के लिए। इसके विकास में इस ग्रहणशीलता का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आज हम लोगों ने बात की कि भारत की प्राकृतिक दशा कैसी है, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, और इसी भौगोलिक स्थिति ने भारत में इतनी विशाल और प्राचीन संस्कृति को जन्म देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये संस्कृति अभी भी उसी तरीके से फल फूल रही है जैसे इसके प्रारंभिक
दौर में। तो इसी शब्दों के साथ अगले वीडियो में हम और आप फिर से मिलेंगे और बात करेंगे कि भारत में इस जैव विविधता वाले क्षेत्र के बावजूद कौन कौन सी प्रजाति रहती रही है, उनकी जीवन शैली कैसी रही है और किस तरीके से भारतीय संस्कृति में उन्होंने अपना योगदान दिया, और भारतीय संस्कृति का प्रारंभिक दौर कैसा रहा है, किन किन संस्कृतियों और सभ्यताओं से होते हुए भारतीय संस्कृति आज इस वर्तमान स्वरूप को पाई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रारंभिक दौर था वो मानव जीवन के सर्वाइवल का दौर था। मानव ने सर्वाइव किया, प्रकृति के साथ और प्रकृति के विरुद्ध धीरे धीरे प्रतिरोध दिखाना जाहिर किया, और एक लंबे चरण में इस प्रतिरोध का ही परिणाम है कि आज मैं और आप इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं। अगर ये मानव बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन ना होता, मानव के अंदर वो जिज्ञासा ना होती, तो आज हम इस स्थिति में पहुंच ना पाते। और ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाई जब एक लंबा प्रतिरोध हुआ, और धीरे धीरे इस प्रतिरोध ने वो सारी माकूल परिस्थितियां डेवलप की जिसके कारण आज इस दौर में हम और आप इस ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। तो पुनः मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा कि मैं उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ, और आशा करता हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रदान करूँ इस विषय के संदर्भ में। आप लोगों के कमेंट के माध्यम से मैंने आपके प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया, जो आपने पूछा था, आपने जो कमेंट्स किए थे, और मैंने कोशिश की कि टेक्स्ट के माध्यम से उसे बताऊं, लेकिन टेक्स्ट के माध्यम से बताने की अपेक्षा मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्यों ना हम और आप उन प्रश्नों को लेकर के एक और वीडियो के तौर पर एक दूसरे से संवाद करें, क्योंकि एक अच्छा माध्यम हो सकता है। टेक्स्ट के माध्यम से सिर्फ मैं आपको कुछ चीज़ें ही बता पाऊँगा, लेकिन जब हम उस वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से फिर मिलेंगे तो आपको शायद एक बेहतर जानकारी होगी और आपकी जिज्ञासा बेहतर तरीके से शांत हो पाएगी। तो आप कमेंट करते रहें, और आपके कमेंट मुझे प्रोत्साहन देंगे, मुझे प्रोत्साहित करेंगे कि मैं और बेहतर तरीके से आपके सामने आ सकूं, आपको बेहतर जानकारियां प्रदान कर सकूं, और हम और आप इस संवाद को और बेहतर बना सकें, और इस विषय की जो क्लिष्टता है उसको धीरे धीरे समाप्त कर सके। क्योंकि बहुत लोगों का यह कहना रहता है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो जल्दी याद नहीं होता, और इसके बारे में कहा जाता है कि रात भर पढ़ो और सुबह सफ़ा। तो ऐसा नहीं है। अगर हम इसके हर पहलू को एक समझ के साथ उसकी गहराइयों को समझें और ये जानने का प्रयास करें कि इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, ना कि रटने की कोशिश करें, तो हम इस विषय को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जब तक हमारे अंदर वो समझ नहीं डेवलप होगी तब तक ये विषय ऐसे ही सफ़ा होता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ, और अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।